जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम हो, अमेरिका के साथ आवागमन की सुविधा शुरू हुई है जो नवंबर तक बंद हुई थी, केवल स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमेट्स के लिए शुरुआत हुई थी। सिंगापुर के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन हमें दोनों को एक तरीके से संगम रखना होगा, स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, जैसे आपको विदित है, और टेस्ट करके सारे यात्री आराम से अब अपना जीवन यापन देश में कर पा रहे हैं। 15 दिन की सीमा हमने रखी है। उनको क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन, 8वें दिन पे टेस्ट करके उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा, दोनों का हमें संगम बनाना होगा। जो इनका दूसरा पार्ट था प्रश्न का कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर अभी कोई स्कीम भारत सरकार की नहीं है और आने वाले समय में जब नॉर्मलाइज होगा उसके बाद में जो आवागमन की शुरुआत होगी उसके आधार पर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भी जरूर चलेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, Speaker, sir. Sir, through the detailed reply from the Honorable Minister of Civil Aviation, it is quite evident that the government has introduced more stringent guidelines for international travelers arriving from at-risk countries. But is the government planning to restrict travel from certain countries or at-risk countries after the surge of Omicron variant of the COVID-19 virus? If yes, can the Minister provide details regarding the same? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्रालय का है जो नियम तय करता है। हमारा कार्य है इसे क्रियान्वयन करना। तो जैसे मैंने अभी अपने उत्तर में कहा कि 11 देशों को रेखांकित किया गया है एट रिस्क के पैमाने पर और उनकी तहकीकात, उनकी चेकिंग कल से हमारी शुरुआत हुई है। मैं माननीय सदस्य को बताना भी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चली है। हमारा अनुमान रहा है कि इन 11 देशों से करीब 11 एयरपोर्ट्स पर हमारे यात्री आते हैं और ऐसे 17 एयरपोर्ट हैं जो नॉट एट रिस्क देशों से भी हमारे यात्री आते हैं। उन 11 एयरपोर्ट्स का हमारा अनुमान था कि करीब 8,500 यात्री इन 11 देशों से उन 11 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसलिए पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया की तैयारी, आरटीपीसीआर भी और रैपिड आरटीपीसीआर भी, दोनों की तैयारी हमने की है। कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 लोगों की टेस्टिंग इन 11 एयरपोर्ट्स और बाकी नॉट एट रिस्क को मिलाकर 26 एयरपोर्ट्स में हुई है और करीब 3,300 मतलब 60% यात्रियों ने रैपिड आरटीपीसीआर को चुना है और करीब 2,500 लोगों ने नॉर्मल आरटीपीसीआर को चुना है और उसके तहत इनकी सारी की चेकिंग होकर फिर एयरपोर्ट से ये प्रस्थान इनका हो चुका है। मनीष तिवारी जी पूछ। Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Sir, he knows English. He is not fluent English. Mr. Speaker, sir. COVID-19 is an evolving situation which we need to internalize into our lifestyles. I can understand that with regard to a specific variant, there are certain specific precautions which need to be taken temporarily.
but de-horse the specific situation. If you look at the entire global paradigm of travel, every country has different sets of restrictions which are in play despite the vaccination or the number of vaccinations going up almost globally. What I wanted to ask the minister, that between the World Health Organization and the International Civil Aviation Organization, can't a minimum standard operating procedure be evolved whereby, passengers who have been vaccinated do not have to go through repeat RT-PCR tests when they travel, or there is some kind of uniformity, some kind of a synchronicity which is established? Would the minister be willing to take some kind of an initiative in this direction so we have certain uniform global rules emerging with regard to this travel? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैं समझ सकता हूं उनकी चिंता और उनका चिंतन और मंथन किस दृष्टिकोण के साथ है, बहुत अच्छी तरह से अध्यक्ष महोदय। और जो बालू साहब ने कहा, I'd be more than happy to reply in English as well. I am always available for you, Balu Sahab, in every language that I know, and I'm at your service. Having said that, I think the members' suggestion that the ICAO, the International Civil Aviation Organization, work with WHO, I would like to apprise this House that COVID is a pandemic that the world has not seen in the last 100 years. And therefore, it is difficult to say that WHO and ICAO should mandate a uniform rule for nations across the world. Every nation will take steps in their own national interest to protect their people, and we must be respectful and cognizant of that. Having said that, it has been our effort over the last 6 months or so to slowly increase our flights internationally as well. As I mentioned in my previous answer, we have now started with Singapore on the 29th of last month, and Singapore Airlines now comes into Bombay, Chennai and Delhi. We have 2 flights each into each city. We have also renewed with Canada lately in the last 2 or 3 months, starting 22nd September. The US only allowed diplomats and students. Now, even for tourists from the 8th of November, that process has started. But having said that, Omicron is certainly a setback. It is a setback because all countries across the world need to be safe and secure. That is our first priority. And therefore, different countries have put in place different yardsticks. I think the yardstick that has been put in place by our government with putting 11 countries marked as at risk and testing them completely is the right way to go. As far as the double vaccination suggestion that has been given by the honourable member, may I also apprise this House that double vaccination does not give us 100% immunity. There are still breakthrough infections that take place even after double vaccination. And if breakthrough infections take place after double vaccination, you yourself may not be very badly harmed, but you have the capability to spread the disease. And therefore, we need to take steps that ensure the safety of our citizens in our country, which is why our government has taken the steps that have been dealt and spelled out in the circular of 30th November 2021 by the Health Ministry.